नमस्कार। आज इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी। हाल ही में आपने बच्चों में चमकी बुखार के बारे में सुना होगा। यह स्थानीय नाम है, वैसे इसे दिमागी बुखार या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी AES के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चमकी बुखार से अधिकतर बच्चों की मौत हाइपोग्लाइसीमिया या ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के कारण हुई, क्योंकि इस बुखार के 90% मरीजों में हाइपोग्लाइसीमिया पाया गया। शोध के जरिए हाइपोग्लाइसीमिया और दिमागी बुखार के बीच का संबंध पता लगाने की कोशिश हुई है। 2012 से 2014 के बीच शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह और CMC वेल्लोर के वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर T जैकब जॉन ने इन मामलों का अध्ययन किया था। उन्होंने सुझाव दिया था कि ब्लड शुगर लेवल में सुधार कर दिमागी बुखार को हराया जा सकता है। इस शोध में स्थानीय फल लीची और हाइपोग्लाइसीमिया के बीच का संबंध भी बताया गया। इन सब के अलावा अत्यधिक गर्मी और कुपोषण को भी दिमागी बुखार से जोड़कर देखा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का पहला मामला 1995 में आया था। तब से इस जानलेवा बुखार पर काफ़ी शोध हो चुका है, लेकिन किसी नतीजे पर अभी पहुंचना बाकी है। इस चमकी बुखार और AES के अन्य मामलों को समझने में हमारी मदद के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली की वरिष्ठ बाल तंत्रिका रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शेफाली गुलाटी। डॉक्टर गुलाटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जो सबसे पहला सवाल यहाँ पे उठता है कि चमकी बुखार या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को हम कैसे समझें, इसके लक्षण क्या है? हालांकि कारण तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन संभावित कारणों की अगर बात करें तो क्या है? एक्यूट इंसेफ्लिटिक सिंड्रोम जो टर्म है वो WHO ने दिया था फॉर डिस्क्राइबिंग अ सिम्टम कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर बच्चों में बुखार है, सडन ऑनसेट बुखार है, बुखार के साथ उनके अंदर बाद सेंसोरियल ऑल्ट्रेशंस, मतलब उनके या तो वो चिड़चिड़ा हो जाते हैं या वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं और एडवांस स्टेजेस में कोमा हो सकता है। और तीसरा कि अगर दौरे पड़ने उनको शुरू हो जाए। तो ये तीन जब हैं, जो तीन सिम्टम कॉम्प्लेक्स हैं, उनको जोड़ के जो कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम्स है उसको एक्यूट इंसेफ्लिटिक सिंड्रोम बताया गया है। किस उम्र के बच्चों में इस बीमारी की संभावना ज़्यादा है और क्या इसका संबंध कुपोषण से भी है? और जो ज्योग्राफिकल अगर लोकेशन की बात करें तो क्या उससे भी रिलेटेड है? या एक्यूट इंसेफ्लिटिक सिंड्रोम एक प्रॉब्लम है जो बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकती है। तो ये क्या है कि अगर दिमाग में इन्फेक्शन होता है या स्वेलिंग होती है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, इन्फेक्शन हो सकती है वायरसेस से, बैक्टीरिया से, फंगाई से, पैरासाइट से, कोई भी प्रकार की इन्फेक्शन या स्वेलिंग जो कॉमनली जो है वायरसेस के कारण होती है। और दूसरा एस्पेक्ट है कि एन्सेफेलोपैथी। एन्सेफेलोपैथी मतलब कोई भी मेटाबॉलिक या टॉक्सिन कारणों से दिमाग के अंदर जो उसकी फिजियोलॉजी है, उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से सेम ही सिम्टम कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कितने सारे कारणों से ये हो सकता है। हाँ, कुपोषण इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि होस्ट फैक्टर्स जो किसी को भी कोई प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है या कोई इंसल्ट हुई है, कोई बिकॉज ऑफ एनी टॉक्सिन्स, टॉक्सिन कैन बी लेड, मर्क्यूरी, पॉइजनस गैसेस, पेस्टिसाइड्स, और जैसे लीची का एसोसिएशन पॉसिबली बोला गया है पुराने टाइम में। जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं फॉर 2013 और 14 का जो एपिडेमिक हुआ था उसके बारे में मुजफ्फरपुर में जो कहा था, तो लीची एसोसिएटेड जो है ये सारे टॉक्सिन्स में आएंगे और मेटाबॉलिक में आएंगे। इन एडिशन किसी को अगर लिवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, ये सारे भी उसी के अंदर आएंगे। यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे में लक्षण देखते हैं, जैसा आपने अभी जिसकी चर्चा की, जिन लक्षणों की, अगर वैसा कुछ सिम्टम्स उन्हें दिखता है तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उनको पास के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर एक चीज़ का मैं बताना चाहूँगी कि दो चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए, एक है एंडेमिक और एक है एपिडेमिक। तो जब हमने देखा है कि ये एक्यूट इंसेफ्लिटिक सिंड्रोम, जो और भी कई नामों से आजकल जाना जा रहा है, वो कितनों सारे इन्फेक्शन और कितने सारे मेटाबॉलिक कारणों से हो सकती है। तो जो कई वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे एंट्रोवायरसिस है, मम्स है, उनका सीजनल वेरिएशन रहता है, तो वो मंथ्स ऑफ द ईयर के हिसाब से फ़र्क हो सकता है। पर कई चीज़ें हैं एंडेमिक हो जाती हैं, जैसे कि जापानीज इंसेफेलाइटिस है जो सबसे पहले 1950s ऑनवर्ड्स ही इंडिया में बताया गया है कि जापानीज इंसेफेलाइटिस होना शुरू हुआ। वो फिर उसके बाद इतने टाइम से होते रहा, 1975 to 1999 भी काफ़ी रहा है, और वो कई कई एरिया में एपिडेमिक में है। एपिडेमिक मतलब जैसे इस बार मुजफ्फरपुर में हुआ, इकट्ठे बहुत सारे मरीजों का आना। एंडेमिक हुआ एक पर्टिकुलर एरिया में रहना। जो जापानीज इंसेफेलाइटिस वाला था वो तो
पहले था, अब जो लीची वाला आया है वो 2012-13 से बताना शुरू किया एसोसिएशन। लेकिन जो बाकी इन्फेक्शंस और भी इंडिया में पाए गए हैं, जैसे चांदीपुरा वायरस है, ये 2000 से 2010 के बीच में डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया में डिफरेंट वायरसेस पाए गए, जैसे नागपुर वाला एरिया में महाराष्ट्र में, और ईस्टर्न गुजरात, कुछ आंध्र प्रदेश में चांदीपुरा वायरस बताया। फिर निपाह वायरस आया वेस्ट बंगाल में, और केरला में भी रिसेंटली केरला में भी आया था दोबारा। फिर एंट्रोवायरसेस कोई आए हैं बिहार के एरिया में। फिर एक और चीज है कि माइट बोन है, जो माइट यानी घुन जो बोला जाता है, जो स्क्रब टाइफस है, वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमारी अर्बनाइजेशन हो रही है, हर रूरल एरिया में बहुत सारा वो सिटी की तरह बना रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, उसमें ये एरियाज में ये ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो 20% बच्चों को जो एन्सेफेलाइटिक सिंड्रोम गोरखपुर एरिया में पहले बताया जा रहा था, वो स्क्रब टाइफस की वजह से बताया जा रहा था। तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइम से ये है, और छोटे बच्चों में ये ज़्यादा इफेक्ट होता है, और जो बच्चे कुपोषण के ग्रस्त हैं उनको ज़्यादा है, क्योंकि उनके अंदर बॉडी में क्षमता ही नहीं है लड़ने की। और एक और चीज़ है कि ऑटो इम्यून कंडीशंस होते हैं, हमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारा ही शरीर अपने ही ऑर्गन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो वो ऑटो इम्यून वाली कंडीशंस के अंदर भी हमने देखा गया है कि सेम प्रेजेंटेशन एक्यूट एन्सेफेलाइटिक सिंड्रोम की तरह हो सकती है। डिफरेंट कारण जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई चीज़ों में स्पेसिफिक इलाज है। लेकिन अगर किसी के बच्चे को सडनली बुखार हुआ है और थोड़ा बहुत इरिटेबल हो रहा है, ड्राउजी हो रहा है, सुस्त हो रहा है, कोमा की तरफ जा रहा है, या सडनली दौरे वगैरह पड़े हैं, यहाँ पे वही मैं आपसे एक जानना चाहूँ, गोल्डन आवर क्या है इस बीमारी के लिए, जिसके अंदर एक मेंटल इंटरवेंशन किया जाना जरूरी है ताकि जान बच सके? इम्पॉर्टेंस ये है कि आपको जब भी जो कोई भी सिम्टम ये हो रहे हैं, तो आप वेट नहीं करेंगे कि हम सुबह जाएंगे या कुछ है, या किसी बड़े अस्पताल जाएंगे। जो आपके घर के आसपास कोई भी प्राइमरी जो केयर प्रोवाइडर है, जो पहला ही हॉस्पिटल है, डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे का एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन इमरजेंसी में देखा जाए कि वो बच्चा सांस सही ले रहा है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत तो नहीं है, उसको ग्लूकोज की कमी तो नहीं हो रही है। अगर ग्लूकोज की कमी हो रही है तो ग्लूकोज का बोलस देना है, आईवी फ्लूइड देने हैं, क्योंकि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बॉडी में कम होगा तो दिमाग में जो परफ्यूजन प्रेशर है वो कम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। दौरे पड़ रहे हैं तो दौरे की दवाई देनी है। और कई बार होता है उनको लग रहा है कि बच्चा, अब जैसे अब हाइपोग्लाइसीमिया की चर्चा हो रही है, माँ बाप को लग रहा है बच्चा सुस्त भी हो रहा है तो उसके मुंह में कुछ डालते जाते हैं मीठा। जब बच्चा सुस्त हो रहा है तो मुंह में कुछ डालना नहीं है, तो डॉक्टर ही आपको या तो आईवी लाइन लगाएगा या नाक से नलकी डाल के देगा अगर नहीं लगा पा रहा है। क्योंकि अगर बच्चा सुस्त हो रहा है तो क्या है कि हमारा ये सामने ये हमारा विंड पाइप होता है, विंड पाइप के बिल्कुल पीछे फूड पाइप होता है। तो बच्चा अगर सुस्त हो रहा है तो अगर मुंह में हम ठूसे जा रहे हैं तो बाई चांस वो विंड पाइप में जा सकता है, क्योंकि दोनों की ओपनिंग्स हमारे नाक और के पीछे कॉमन होती है। तो और अगर किसी को दौरा पड़ रहा है और अगर हम पास के डॉक्टर के पास नहीं गए, उसको आधा एक घंटा दौरा पड़ता है, 1.5-2 घंटा, तो वो दौरे भी और ट्रीटमेंट के लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसका इलाज करना। उसकी साइंस और फिजियोलॉजी है उसके बिहाइंड, और बच्चे में कॉम्प्लिकेशन होगा और बच्चे के दिमाग में स्वेलिंग बढ़ेगी। तो इसलिए बच्चा अपने नियर बाय डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। एईएस पर यह चर्चा अभी हम आगे जारी रखेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी यह चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए बने रहें। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
चमकी बुखार या एईएस के मामले समाज के उस तबके से आ रहे हैं जहां गरीबी है, कुपोषण है और अत्यधिक गर्मी है। इन सब के बीच जो लिंक है वो अभी हमने अपने एक्सपर्ट से समझा, लेकिन आगे हम समझते हैं कि एक बार यदि किसी को चमकी बुखार या एईएस हो गया तो उसका फर्दर क्या प्रोग्नोसिस होता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर शेफाली से। डॉक्टर शेफाली, ये एईएस हमने देखा कि कितने सारे भिन्न भिन्न कारणों से हो सकती है, तो जो कारण है उसके हिसाब से उसका प्रोग्नोसिस फर्क होगा और होस्ट फैक्टर है। बच्चे जो छोटे हैं और जो कुपोषण के साथ है या जो उसको किसी और वे में उसकी इम्यूनो कॉम्पिटेंस कम है, आप समझ रहे, कोई भी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है, कोई कैंसर वगैरह का इलाज चल रहा है, तो उन सब चीज़ों में उनके ज़्यादा सीरियस हो सकता है। तो जो सीरियस है उसके अंदर भयंकर प्रॉब्लम तो मोर्टेलिटी हो सकती है, उनकी जान जा सकती है, या जो कई लोग सर्वाइव करते हैं तो उसमें बाद में न्यूरोलॉजिकल सीक्वल हो सकते हैं कि किसी को चलने में प्रॉब्लम है या बोलने में प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जो माइल्ड वाले होते हैं वो 1-2 हफ्ते में बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। डिसेबिलिटी भी आ सकती है, लेकिन जो माइल्ड है उसमें वो 1-2 हफ्ते में ठीक हो जा सकते हैं। अगर हम लास्ट ईयर का नेशनल फिगर्स देखें तो 10,485 एक्यूट एंसेफेलाइटिक सिंड्रोम के रिपोर्ट हुए थे केसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसमें 632 बच्चे की मौत हुई थी। जो केस फर्टिलिटी रेट 6% था, लेकिन छोटे छोटे बच्चों में वो 25% तक भी राइज हो जाता है एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के साथ। अभी जो मुजफ्फरपुर का मामला है उसके ऊपर काफ़ी शोध हो चुके हैं, क्योंकि लेकिन फिर भी अभी हम उसके कारणों की तह में नहीं जा पाए हैं। मुजफ्फरपुर का मामला ले या फिर एईएस के अन्य मामले ले, जिनके अलग अलग कारण हैं जैसा कि आपने बताया, तो इन पर अभी तक रिसर्च क्या कहता है, क्या रिसर्च हुए हैं? और ऑल इंडिया, आप चूँकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से हैं, तो वहाँ पे क्या इसको लेकर कुछ काम हो रहा है? ये जो मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, इसमें जो पहले जो रिसर्च हुई है और जिसकी पब्लिकेशंस आ चुकी हैं, उसमें ये उन्होंने पोस्टुलेट किया है कि पॉसिबली मल्टीपल कारण हो सकते हैं एक बच्चे में इफेक्ट हो रहे हैं। पॉसिबली उसमें लीची एसोसिएटेड था, जो 2013-14 का जो पब्लिश हुआ है लैंसेट में, उसमें ये था कि जो लीची है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, हाइपोग्लाइसिन ए और MCPG, मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल ग्लिसरीन। तो जो मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल ग्लिसरीन और हाइपोग्लाइसिन ए है, उससे क्या होता है, जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है और हाइपोग्लाइसीमिया भी प्रोड्यूस करता है। और जो बच्चे हैं जो कुपोषण के जिसे हैं, उनका अपना रिजर्व ही कम है, तो इसलिए जब रिजर्व कम है तो लिवर के अंदर ग्लूकोज दूसरी तरफ से बनता है और ये हाइपोग्लाइसिन ए और MCPG उसको इनहिबिट करता है। तो इसीलिए ज़्यादा बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया देखा गया था। और जो 2014 वाली जो स्टडी है उसमें उन्होंने देखा था कि जो बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम हुई है वो उन्होंने पिछले रात को खाना नहीं खाया था, लीची खाया था, और उन्होंने ये देखा कि उनकी बॉडी में ये हाइपोग्लाइसिन ए और MCPG के लेवल्स हाई थे और उनकी बॉडी में ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम्स पाई गई थी। और तो ये सारे पिछले में पाई गई हैं अभी। लेकिन मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कारणों से हो सकता है, और इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और साथ में एंसेफेलोपैथी, ऑटोइम्यून टॉक्सिन्स, इतने सारे कारण हो सकते हैं, सिस्टम फेलियर्स, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स। तो हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हमारा एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड एडवांस रिसर्च है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से फंड लिया है और एक IIFCL का CSR के थ्रू मिला है फंड। उसमें हमारा एक प्रोजेक्ट AES के ऊपर है। उसमें हम एक्यूट एंसेफेलाइटिक सिंड्रोम और साथ में जो सब एक्यूट और क्रॉनिक वाले बच्चे हैं, जो बच्चे हैं अप टू 18 ईयर्स तक, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ से 18 ईयर्स के बच्चों के अंदर हमारे पास जो भी बच्चे आ रहे हैं, अभी उसका हम शुरू कर रहे हैं। हमने सारा मशीन वगैरह ले लिया है। उसमें बहुत सारे प्रकार के भिन्न प्रकार के वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स, क्योंकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इन सब से भी हो सकते हैं ये सारी चीज़ें। और साथ में हम ऑटोइम्यून वर्कर, जो मैं आपको ऑटोइम्यून बता रही थी, वो सबका हम शोध करके पता लगाएंगे। तो मे बी आफ्टर एवरी 6 मंथ्स हमें पता चलेगा कि जो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दिल्ली के नहीं आते हैं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया से आ रहे हैं और सार्क एरिया से आते हैं, सार्क कंट्री से, कि उनमें जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं उनमें क्या कारण है, ताकि जो उसके आगे मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंस हो। पर हमें ये याद रखना है कि इमीडिएट केयर, कारण जो भी हो, वो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन केयर है, IV फ्लूइड देना, ग्लूकोज की कमी ना होना, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए, दौरों की दवाई देनी चाहिए, पोजीशनिंग ठीक होनी चाहिए कि करवट दे देंगे अगर दौरा पड़ रहा है,
क्योंकि सांस कहीं मैं पढ़ रही थी कि बाएं करवट लिटाना चाहिए, नहीं, क्या ये करवट सच लेफ्ट है? लैटरल लिटाना चाहिए, बिकॉज जब किसी को दौरा वगैरह पड़ रहा है या बेहोश में है, क्योंकि वो ताकि हमारा एस्पिरेशन अगर होता है, जब अगर वॉमिट हो रहा है तो खाने के पदार्थ जो हैं फूड से अगर विंड पाइप में जाते हैं, हम राइट साइड की तरफ लेटते हैं, तो वो हमारा जो नलकी है जो लंग्स में जा रही है, वो ट्रेकिया के साथ जो ब्रोंका है वो सीधा होता है और लेफ्ट साइड में टेढ़ा होता है, तो एस्पिरेशन के चांसेस लेफ्ट साइड में कम होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है। और एक और बहुत सिंपल सी बात है, हम बच्चे को जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं 30 डिग्री अगर उसका हेड एंड एलिवेट करेंगे तो वो दिमाग में प्रेशर बनने में प्रिवेंट करता है, क्योंकि हमारे को 2 चीजें ध्यान रखनी है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना है, ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा तो तभी दिमाग का परफ्यूजन, मतलब दिमाग में ब्लड सप्लाई सही रहेगी। लेकिन और जो गर्मी का मौसम है, बच्चा मुंह से कुछ ले नहीं रहा, कुछ खाया नहीं है, तो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो दिमाग में परफ्यूजन, ब्लड सप्लाई कम हो रही है। और दूसरा, जब भी ये इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन या एंसेफेलोपैथी या दौरे पड़ रहे हैं, तो बाद में ब्रेन में स्वेलिंग वगैरह होने लगती है, और जो ब्रेन में हमारे जो वाइटल सेंटर्स होते हैं, सांस लेने वाले सेंटर्स हैं, हार्ट वाले, वो सब इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में मौत भी हो सकती है। तो ये इसलिए अगर हेड एंड हम 30 डिग्रीज एलिवेट करेंगे तो वो सिंपल मेजर है, उससे भी फायदा होगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आ रही है, कुपोषण। आपने कई बार इसकी चर्चा की कैसे, तो अगर इस बीमारी या इससे अलग हटकर भी बात करें तो कुपोषण एक बच्चे को कैसे प्रभावित कर सकता है, उसका सिस्टम कैसे उससे खराब होता है, इंटरनल सिस्टम? बच्चों का कुपोषण के लिए सबसे पहले मैंने एक ये विशियस साइकिल है जो हमारे स्टार्ट हमें सिर्फ मतलब बच्चे से या उसकी मम्मी की प्रेगनेंसी से नहीं करना है। जो हमारे पास एडोलेसेंट टीनेजर लड़कियां हैं, उनका हमारे को इंश्योर करना है कि इम्यूनाइजेशन वगैरह पूरा हो, जो रूबेला वगैरह का वैक्सीन वगैरह सारा वैक्सीन बच्चे को दिया हो, और उनका पूरा न्यूट्रिशन बना रहे, उनमें आयरन वगैरह की कोई कैल्शियम सबकी कमी ना हो, जो एडोलेसेंट लड़कियां हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जाके वो ही माता ही बनती हैं। और उसके बाद और अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके लिए उनको रेगुलर फॉलोअप में करना है, ताकि दिखाना है, देखना है, डॉक्टर देखेगा, रेगुलरली ट्रीटमेंट फॉलोअप होगा, तभी बच्चे जो पैदा होंगे वो सही वेट के होंगे। अगर बच्चे ही कम वेट के IUGR मतलब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड पैदा होंगे, तो शुरू से ही वो कुपोषण से ही शुरू हो रहे हैं। तो मतलब स्टार्ट आपने वहां से करना है। और बच्चे जब छोटे हैं तो उनके फीडिंग का पूरा ध्यान रखना है, इम्यूनाइजेशन वैक्सीन पूरे लगाने हैं, और ये पूरा साइकिल विशेष रहता है, क्योंकि अगर हमारे में कैपेसिटी नहीं है कीटाणुओं से लड़ने के लिए, हमारे रिजर्व ही नहीं है, तो हम कोई भी इंसल्ट हमें होगी, चाहे हमारे को इन्फेक्शन होएगी, चाहे कोई भी टॉक्सिन का एक्सपोजर होगा, तो इसलिए हानि ही है। तो इसलिए कुपोषण तो एक विशेष साइकिल है, उसको हमें ब्रेक करना है पूरा इकट्ठा मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के साथ। जब कुपोषण की बात हो ही रही है, तो जिन तबकों से ये बीमारी आ रही है काफ़ी गरीब तबका है, तो वहाँ अगर हम पोषण की बात करते हैं तो एक जहन में सवाल आता है कि वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो डॉक्टर होने के नाते आप कुछ ऐसा सलाह देंगे कि उनके आसपास जो मौजूद है, जो सस्ते भी हैं लेकिन सुलभ भी हैं, उनसे वो अपना पोषण कैसे पूरा कर सकें? वो इसी के लिए उनको एक एक एजुकेशन करने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनको खाना कैसे, क्या पौष्टिक आहार है, कौन से नहीं है, नियमित रूप से खिलाना और वो सारा सपोर्ट देना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर दोनों माँ बाप काम करते हैं, तो आजकल वो सबकी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो कोई घर में है नहीं देखने के लिए, तो छोटे बच्चों के थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं, जो बड़े भाई बहन होते हैं वही देख रहे होते हैं। तो उस तरीके से भी हमें एक सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ पे भी सारे पेरेंट्स काम कर रहे हो, ताकि वो बच्चे का खिलाने का कोई देख सके। हाइजीन भी इम्पोर्टेंट है। हाइजीन भी इम्पोर्टेंट है। और जैसे हमारे यहाँ पे सारे आंगनबाड़ीज हैं और वो स्कूल्स में मिड डे मील प्रोग्राम वगैरह हैं, वो सब तो चल रहा है, पर उसको मेजर वे में इंश्योर करना है कि ये बच्चे स्कूल जाएं, ये बच्चे भी आंगनबाड़ी में जाएं। तो बेसिकली उनको भी एम्पावर करना है, उनको भी बताना है कि ऐसा अवेलेबल है, तो इसलिए तभी जड़ से प्रॉब्लम हटेगी। तो अभी हमने AES के बारे में काफ़ी कुछ जाना, इस पर क्या शोध हो रहे हैं यह भी जाना। अभी लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी यह चर्चा जारी रहेगी। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है।
इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। एईएस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर गुलाटी से अब हम जानते हैं कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस यानी जेई क्या है, वो कैसे फैलता है, क्या उसके लक्षण भी बाकी एईएस के लक्षणों के समान ही हैं। जापानीज भी इंसेफेलाइटिस का नाम बहुत कॉमनली आया है। 1950 से ही बहुत सारे एपिडेमिक्स हुए हैं जो कि यूपी के ईस्टर्न यूपी में, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम और कुछ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में हुए हैं बहुत सारे एपिडेमिक्स। वो बेसिकली जो हमारा गैंजेटिक प्लेन है, ये जो मैंने एरियाज बताए हैं, ऑब्वियसली तमिलनाडु उसमें नहीं आता, तो उसमें एंडेमिक हो गया है। उस मर्ग में बीच बीच में वहाँ एपिडेमिक्स आते हैं। वो मॉस्किटो बोर्न है, वो मॉस्किटो से फैलता है। फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो है, ट्राइंटोरिंकस एंड विष्णु है, उसके फैलता है। तो इसलिए मॉस्किटो के को अगर हम प्रिवेंट करेंगे, उसको ऊपर इरेडिकेशन करेंगे तो उसकी वजह से वो प्रिवेंट होगा। प्लस इसके लिए एक स्पेसिफिक वैक्सीन है जो कि नेशनल प्रोग्राम में ये जो एंडेमिक एरियाज़ हैं वहाँ पे वो यूज़ होती है रेगुलरली। और इसके जो लक्षण है मोस्टली वही एक्यूट इंसेफ्लोमेटिक सिंड्रोम जो मैंने बताया, बुखार आता है और बेहोशी, जो इरिटेबिलिटी, ड्राउजीनेस, जो कोमा तक जाती है और दौरे पड़ना, उसी के अंदर मोटा मोटा उसी के अंदर आते हैं। कुछ छोटे छोटे लक्षण अलग होते हैं जो डॉक्टर को समझ में आते हैं, पर मोटा यही कारण होता है। इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स? वो स्पेसिफिक यही हुआ मॉस्किटो का, जिसमें अगर मॉस्किटो के इरेडिकेशन करने से फ़ायदा हो सकता है, और इसकी एक स्पेसिफिकली वैक्सीन है। तो वैक्सीन नेशनल प्रोग्राम के हिसाब से उस एंडेमिक एरियाज़ में यूज़ होती है। सो ये दो बेसिक इंपॉर्टेंट मुद्दे रह जाते हैं विच आर स्पेसिफिक फॉर जापानीज इंसेफेलाइटिस। अगर एईएस की बात करें, इसमें जेई भी आ रहा है, तो उसका एक प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, या क्या हमारे यहाँ अभी इसको पालन कर रहे हैं? प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज कोई भी बीमारी की होती है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होती है। प्राइमरी होती है कि वो आप होने ही ना दो। अगर जैसे जापानीज भी में वो मच्छर का है, मच्छर का अगर रोकथाम करेंगे तो नहीं होगा। फिर वैक्सीन जिसमें अवेलेबल है, जैसे जापानीज भी इंसेफेलाइटिस में मम्स, मीजल्स, रूबेला, ये वैक्सीन्स भी अवेलेबल है, तो उससे प्राइमरीली प्रिवेंट हो जाता है। आप समझ रहे हैं। और इतने सारे जो टॉक्सिन्स और मेटाबॉलिक कारण है जो मैंने बताया, लेड, मर्क्यूरी है, पेस्टिसाइड्स है, और हमें तो पता भी नहीं इतने हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हैं, तो वो सब चीज़ों को भी जब हम एड्रेस करेंगे तो प्राइमरी प्रिवेंशन हो जाएगा। सेकेंडरी प्रिवेंशन वो होगा कि जब किसी बच्चे को ये सिम्टम्स के कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं तो पेरेंट्स उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए जाएं, कोई वेट ना करे, और जब डॉक्टर के पास भी जाए, डॉक्टर रेफर करने से पहले एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, दौरा का कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर, ब्लड मेंटेन रहे, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड शुगर मेंटेन रहे, वो सब का देख के ही वो करें। टर्शरी प्रिवेंशन तब आता है जबकि आपको डिसेबिलिटी के ऊपर हो गया है, तो उसको रीहैब करना। तो इसलिए 3 लेवल में हम हमेशा प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज किसी भी बीमारी में देखते हैं। आपने वैक्सीन की बात कही, तो क्या यह हमारे यहाँ रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के का हिस्सा है यह? हाँ, जैसे ये जो मीजल्स, मम्स और रूबेला, जैसे मीजल्स और रूबेला और मीजल्स, मम्स, रूबेला तो रेगुलर है, और जो जेई वाला इज फॉर द एरियाज जहाँ एंडेमिक है। ओके, केवल उन इलाकों में है, जरूरत नहीं बाकी इलाकों में। ओके, सबसे अंत में एंडेमिक का कंफ्यूजन ये रहता है, एंडेमिक है जैसे कि वो किसी एरिया में कोई बीमारी वहीं पे इस क्लोज्ड एरिया में वहीं रहे और परसिस्ट रहे। जैसे हमारे दिल्ली में डेंगू हर साल हो रहा है अब, तो कभी ज़्यादा मात्रा में होता है, कभी कम मात्रा में होता है। तो ऐसे ही ये जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं हमारे, जो आपको मैंने बताया कि यूपी का ईस्टर्न साइड, बिहार, वेस्ट बंगाल और ये सारे एरिया में ये एंडेमिक है, बीच बीच में एपिडेमिक्स में आता है, मतलब बहुत सारे केसेस इकट्ठे आते हैं। तो उसके लिए जहाँ पे ये एंडेमिक हो गया है जापानी इंसेफेलाइटिस का, वहाँ पे वैक्सीन देते हैं। आपने बोला मॉस्किटो बॉर्न है जेई, अभी बरसात का मौसम भी है, मानसून चल रहा है देश भर में, तो मच्छरों से लोग अपने बच्चों को कैसे बचाएं ताकि जेई ना हो, और एईएस के अन्य मामलों से भी प्रिवेंशन के लिए माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए एएस के हिसाब से तो ये है कि एक तो सारे इम्यूनाइजेशन वैक्सीन जितने भी हैं वो लगाएंगे, ठीक है ना, और बच्चों का न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे ताकि उसका कुपोषण उसमें नहीं हो, और कभी भी प्रॉब्लम होने से इमीडिएटली आप मतलब वो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, दैट विल इम्पोर्टेंट। और जो आप मच्छर है, मच्छर सिर्फ जैपनीज भी नहीं है, डेंगू है, इतने सारे और प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से है। और एक और चीज़ बता दें, ये डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये जो सारे हैं जो मच्छरों के से एसोसिएटेड हैं, उन सब से भी ये एक्यूट इंसेफेलाइटिक सिंड्रोम का हो सकता है एसोसिएशन। तभी वो हम जो कर रहे हैं अपना शोध, उसमें वो सारा भी हम देख रहे हैं कि भाई किन किन कारण से, क्योंकि काफ़ी हद तक के केसेस में हमारे को कारण नहीं पता चल रहे थे, तो अभी हम सारे एस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि इस सारा ओवरऑल हम जब प्रिवेंशन करेंगे तो हर चीज़ के जो अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट रहेगा। डॉक्टर गुलाटी, आपने आज काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी एईएस के बारे में, जेई के बारे में, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ के बारे में। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है बच्चों में हो रही इस गंभीर बीमारी को लेकर आप काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप अपने सुझाव हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर ज़रूर भेजें। नमस्कार।